गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपका चैप्टर रीड करेंगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास जो हम पढ़ रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट है और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इसे। तो देखिए, ग्रहों के निर्माण की बात करते हैं कि किस तरीके से हम ग्रहों का निर्माण करेंगे। ठीक है, कल जो हमने स्टडी किया था वो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड हमने स्टडी किया था, स्टार्स से रिलेटेड हमने स्टडी किया था और आज हम प्लैनेट्स से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हैं। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं कि किस तरीके से उनका विकास हुआ। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड थे। ठीक है, तारे क्या थे? गैस के गुत्थित झुंड थे। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ये गुत्थित झुंड थे गैस के, इनमें क्या हुआ? क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हो गई। ये कहते हैं जो गैसीय क्रोड के चारों तरफ, ठीक है, जो सेंटर बन गया उसके चारों तरफ गैस और धूलकण जो घूम रहे थे, उसकी एक रोटेटिंग डिस्क जो है वो विकसित हो गई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का क्या हुआ? संघनन हुआ, मतलब वो ठंडा हुआ आरंभ में और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, जिसने क्रोड को ढका, ऐसा ही वो ठंडा होने के बाद क्या हो गया? छोटे गोले के रूप में विकसित हो गया। ये छोटे गोले संयोजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रियाओं द्वारा ग्रहणों में विकसित हुए। ठीक है, ये जो छोटे छोटे गोले आपस में मिल गए तो इससे कहता है ग्रहणों में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो छोटे छोटे गोले बने ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक जो संख्या हुई जो आपस में जुड़ने के बाद बनी, उसे क्या बोला है? ग्रहण बोला है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे छोटे ग्रहणों में संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बन गए। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे वो ग्रहणों में बने और जो ग्रहणों से जो आपस में छोटे छोटे ग्रहणों जो आपस में मिले उनसे क्या बन गई? ग्रह बन गए। ठीक है, अब हम अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में पहले अब जो हैं वो 8 ग्रह हैं और पहले 9 ग्रह थे। ठीक है, प्लूटो को इससे बाहर कर दिया गया है। कहते हैं निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने, निहारिका को क्या माना जाता है? सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने वाले क्रोड के बनने की शुरुआत कब हुई थी? 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और जो लगभग ग्रह बनने शुरू हुए वो कब हुए थे? 4.6 से लेके 4.56 अरबों वर्ष पहले हुए थे। ये आपको याद रख लेना है। निहारिका से मतलब जो ध्वस्त हुई थी निहारिका, जिससे मतलब क्रोड वगैरह की बनने की, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि स्टार्टिंग में मतलब जो क्रोड ही बनी थी निहारिका के अंदर, जो उसके अंदर गैस वगैरह थी उनकी वजह से। ठीक है, तो ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? 5 से लेके 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और ग्रह बनने की जो घटना थी वो कब हुई? 4.6 से लेके 4.56 तक। कहते हैं हमारे सौरमंडल में सूर्य है, एक तारा है, स्टार है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं और लाखों छोटे पिंड हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या ग्रहों के टुकड़े भी हम इन्हें बोल सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो ग्रहों से अलग टूटकर टुकड़े अलग हो गए हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। धूमकेतु हैं, वृहत मात्रा में धूलकण हैं, गैसेस हैं। कहते हैं इन 8 ग्रहों में जो इनर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स का मतलब ये है कि जो सूर्य के नज़दीक जो प्लैनेट्स हैं, जैसे सीक्वेंस में दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, ठीक है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें क्या बोला गया है? इनर प्लैनेट्स बोला गया है। उनके नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, क्योंकि ये सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। कहते हैं अन्य 4 ग्रह जो बाहरी ग्रह हैं, आउटर प्लेनेट जिन्हें बोला गया है। ठीक है, आउटर प्लेनेट। उसके बाद देखिए कहता है पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है? जो फर्स्ट इनर प्लैनेट्स हैं, 4 इनर प्लैनेट्स हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें और क्या कहा जा सकता है? पार्थिव ग्रह भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हुए हैं। ठीक है, फिर कहता है अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह हैं। ठीक है, यदि दूसरे
दूसरे 4 ग्रह की मैं बात करूं तो वो किससे बने हुए हैं, गैस से बने हुए हैं, ठीक है। अदर 4 ग्रह हमारे यहाँ पर कौन से बच गए हमारे पास, एक बृहस्पति है, फिर उसके बाद कौन सा है, शनि है, और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो कौन सा है, अरुण, जिसे यूरेनस भी बोलते हैं, और उसके बाद मैं बात करूं तो कौन सा है मेरा, वरुण है, ठीक है। ये मैंने आपको सीक्वेंस में लिख दिया है। दिस आर आवर आउटर प्लेनेट, एंड जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है हमारे पास, बृहस्पति है। इसकी सैटेलाइट्स भी जो हैं, इसके जो उपग्रह हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। पृथ्वी की तो एक ही सैटेलाइट है, मून है, बट जो यदि मैं इसकी बात करूँ बृहस्पति की, तो इसकी टोटल 63 सैटेलाइट हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, और फिर ये जो इनर प्लैनेट्स हैं इन्हें क्या बोला गया है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है ये मेटल से बने हैं, सेलों से बने हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी हैवी हैं, और इस वजह से इन्हें पार्थिव ग्रह बोला गया है। और फिर उसके बाद देखिए, इनका जो वायुमंडल है वो भी क्या है, संघन है। सभी ग्रहों में निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय हुआ था। सभी ग्रहों का निर्माण एक ही समय पे हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल के संगठन ने अपनी बैठक जब 2006 में हुई तो यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पार्थिव ग्रह, ठीक है, पार्थिव ग्रह कौन से हैं, और जोवियन ग्रह के अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपसे भी पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, जोवियन ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस तो बात की बात है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं और जोवियन ग्रह कौन से हैं, और इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। फिर उसके बाद डिफरेंसेस देखते हैं। कहता है पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हुए हैं, ठीक है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी वजह से गैसें यहाँ पे संघनित नहीं हुई, घनीभूत भी न हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है, ठीक है। जोवियन ग्रह जो है वो मतलब जो इनका जन्म तारा है उससे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, और जो ये वाले जो पार्थिव ग्रह हैं इनका डिस्टेंस कम है। कहते हैं सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। सौर वायु कहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली है, सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। जो पार्थिव ग्रह हैं वो तो सूर्य के नज़दीक ही हैं, तो वहाँ पे सौर वायु क्या होगी, ज़्यादा शक्तिशाली होगी। इसकी वजह से यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण जो थे वो उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों का नहीं हटा पाई, ठीक है। जो ये पीछे की 4 ग्रह हैं इनमें क्या है, गैसें ज़्यादा हैं। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है। पार्थिव ग्रह जो हैं वो साइज़ में छोटे हैं, तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा की मैं बात करती हूँ। जिस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसी तरीके से कुछ मतलब सिद्धांत हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपको पता है चंद्रमा जो है वो हमारा एक नेचुरल सिंगल सैटेलाइट है, ठीक है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, ठीक है। डार्विन ने क्या बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही थे। यह पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया, ठीक है। डंबल आप समझते हैं ना, ऐसी कुछ फॉर्मेशन जो इस तरीके से डंबल की फॉर्मेशन में था ये, और ये अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा जो महासागर है तो वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और जहाँ आज ये मौजूद है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, ये कह रहे हैं कि चंद्रमा की जो मटेरियल यदि देखें तो वो सेम है, ठीक है। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है डार्विन की, बट जो एट प्रेजेंट हमारे साइंटिस्ट हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट
कहा गया है। ये कहता है इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, जब मतलब पृथ्वी के साथ किसी चीज़ का बड़ा टकराव हुआ था, और उसे क्या बोला गया है, द बिग स्प्लैट बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के समय के बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा गया था। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज चंद्रमा बना हुआ है। ठीक है, जो टुकड़ा टूटकर उससे अलग हुआ था वहीं उसके चारों तरफ घूमने लग रहा है। ठीक है, और जिसे आज चंद्रमा कह सकते हैं। और जो इसकी उत्पत्ति थी वो कब हुई थी, 4.44 अरब वर्षों पहले हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना हुआ था। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसेस थी। ठीक है, और ये काफ़ी गर्म ग्रह था। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 4500 डिग्री मतलब 4500 केल्विन मतलब टेम्परेचर इसका रिड्यूस हुआ था। तो ये कहते हैं उसके बाद यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से काफ़ी अलग था। अतः कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई, जहां बहुत सा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 400 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह के जीवन का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, पृथ्वी की संरचना जो है वो परतदार है, मतलब अलग अलग लेयर्स हैं। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। आपको पता है जो बाहरी छोर जहां हम रहने लग रहे हैं, यदि वहां से मैं पृथ्वी के क्रोड़ अंदर की तरफ जाती हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो पदार्थ होंगे वो एक समान नहीं होंगे। वायुमंडल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, वायुमंडल में जो पदार्थ हैं उनका घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, स्थलमंडल का विकास देखती हूँ। स्थलमंडल जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, जिस मंडल पे, जिस स्थल पे हम रहने लग रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ। कहते हैं ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हुए हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चला था। ठीक है, बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं, ये मैंने आपको बताया था। जो छोटे छोटे गोलक थे उनसे ग्रहाणु बने थे, और ग्रहाणुओं से क्या बने थे, ग्रह बने थे। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहन होता रहा तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक क्या हुई, हीट उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप था पृथ्वी का, उसके कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। कुछ परसेंट उसका जो एरिया था वो द्रव में, लिक्विड में रह गया। और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। ठीक है, डेंसिटी अलग अलग थी, जिसकी वजह से जो हल्के पदार्थ थे और जो भारी पदार्थ थे वो अलग अलग होना स्टार्ट हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ का इसने एग्जाम्पल लिया है लोहा, पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह तथा ऊपरी भाग पर रह गए। समय के साथ ये ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। यह पृथ्वी की भूपरपट्टी के रूप में विकसित हो गए। भूपरपट्टी जो उसकी ऊपरी परत है, ठीक है, ये लेयर्स वगैरह भी हम स्टडी करेंगे। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहा गया था, विभेदन किया गया था, विभेदन कहा गया था। देखिए जो हल्के और जो भारी घनत्व वाले, जिनकी डेंसिटी कम थी और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, कुछ हल्के थे कुछ भारी थे, तो उनका जो प्रोसेस हुआ था वो जो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, जैसे कि इसने बताया जो ऊपरी वाली सतह थी वहाँ पर हल्के पदार्थ रह गए और जो भारी पदार्थ वो क्रोड में चले गए। ठीक है, तो उसे विभेदन कहा गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः फिर से बढ़ा। आपको पता है चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी, जब पृथ्वी से एक भारी पिंड टकराया था, उसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गया। पृथ्वी की धरातल से क्रोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है
पर्पटी ऊपर वाली जो ज़मीन है, ठीक है, प्रवार उससे नीचे वाला, और यदि कोर की बात करूं तो कोर सबसे अंदर, और उससे भी अंदर क्या है, इनर कोर है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है वो हम अलग सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, अलग अलग लेयर्स से रिलेटेड। अब देखिए वायुमंडल जलमंडल का विकास। कहता है ये पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का पूर्ण योगदान है, ठीक है, प्रमुख योगदान 78% हमारी क्या है, नाइट्रोजन है, और यदि ऑक्सीजन की बात करूँ तो वो कितनी है, 21% है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में हम स्टडी करेंगे। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल गैसों का हाश है। दूसरी अवस्था में, पहली में गैसों के बारे में, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली हुई जो भाप थी, जलवाष्प थी, ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित कर दिया, ठीक है। लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कहता है प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी है वो इनर प्लेनेट है और ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है, और यहाँ पर जो सौर पवनें हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं। इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये इससे दूर हो गई। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ है। पार्थिव ग्रह कौन से थे हमारे, बुध था, शुक्र था, पृथ्वी थी और मंगल थी, 4 हमारे पार्थिव ग्रह थे। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल तथा तो दूर धकेल दिया गया और समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था है। पृथ्वी के ठंडा होने तथा विभेदन, जो अलग अलग भारी और हल्के पदार्थ हो गए थे उसे विभेदन कहा गया था। पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जलवाष्प जो थे वे बाहर निकले, इससे आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में थे। स्वतंत्र हाइड्रोजन जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। जो जल वाष्प वगैरह गैसें जो हल्की थी वो पृथ्वी के बाहरी वाली सतह पर आ गई थी और उसे उत्सर्जन कहा गया। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प तथा गैसें बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का क्या हो गया, संघनन हो गया, ठीक है। संघनन मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आ गई, ठीक है। बरसात हुई, काफ़ी करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक हुई, ठीक है। तो ये कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद थी वो पानी में घुलने से और भी तापमान में गिरावट आई, फलस्वरूप अधिक संघनन तथा अत्यधिक वर्षा हुई, ठीक है। पृथ्वी की धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। जो गड्ढे बने हुए थे, ठीक है, उसमें वर्षा का जल इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, जिससे क्या बन गए, महासागर बन गए। तो आपको भी पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर ये महासागर बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि जल गर्तों में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बनी थी। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है, ठीक है। जो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई वो किसकी वजह से, महासागरों की ही देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, ठीक है। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि जो स्टार्टिंग में मैं देखूं तो यहाँ पे जीवन संभव था ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि पॉसिबल ही नहीं था, और जो गैसेस थी वो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी, मतलब सिचुएशन अनुकूल नहीं थी। फिर कहता है आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं जिससे
पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने और फिर उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता रहा, ठीक है, उन्हें बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका, ठीक है। ये जो छोटे छोटे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहे और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ साल पहले पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाए जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जाती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाले शैवाल ही रहे होंगे। यह माना जाता है कि जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, आपने इस चैप्टर में स्टडी क्या क्या किया है। बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूनिवर्स मतलब जो है वो हमारा आज भी एक्सपेंड होता जा रहा है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया स्टार्स के बारे में कि स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको रीड करवाया वो मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स मतलब जो हैं वो कैसे बने, ग्रह कैसे बने। फिर ग्रह के बाद मैंने आपको पार्थिव ग्रह थे और जो जोवियन ग्रह थे दोनों के बारे में बताया। पार्थिव ग्रह हमारे पहले वाले 4 ग्रह थे और जो जोवियन ग्रह थे वो हमारे लास्ट वाले 4 ग्रह थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको स्टडी कराया वो मैंने पृथ्वी चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताया कि मून की जो मतलब फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है। पृथ्वी से ही एक अलग टुकड़ा हुआ था, ठीक है। कुछ भारी पिंड थे जो मतलब पृथ्वी से टकराए और उनसे एक पृथ्वी का हिस्सा अलग हो गया और इस तरीके से मून की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। फिर पृथ्वी की लेयर्स के बारे में बताया कि किस तरीके से मतलब उसकी कोर की फॉर्मेशन हुई। जो भारी पदार्थ थे वो सेंटर में चले गए लाइक एस लोहा वगैरह, और जो ठंडे पदार्थ थे वो ऊपर की तरफ आने लग गई जैसे कि जल वाष्प गैसेज वगैरह। और जो हाइड्रोजन और हीलियम स्टार्टिंग में मतलब पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, क्योंकि यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो काफ़ी शक्तिशाली है। सौर पवनें भी शक्तिशाली हैं क्योंकि हम सूर्य के नज़दीक हैं और वो यहाँ से अपने अक्षेत्र से हट गई, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया कि किस तरीके से हुई, पानी कैसे बना है यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे करके इसमें ठंडा होने की जो प्रोसेस हुई, जो इससे मतलब गैसेज वगैरह बाहर की तरफ निकली, जिसे मैंने आपको उत्सर्जन प्रोसेस बताया, ठीक है। फिर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो मतलब पानी में घुलती रही, जिससे लगातार मतलब पानी जो टेम्परेचर था उसमें गिरावट आती रही और बहुत ज़्यादा बरसात होती रही। और मतलब इतनी ज़्यादा बरसात होने लग गई कि जो पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे बने थे वो भरने लग गए। इससे हमारे महासागरों की उत्पत्ति हुई, महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई। काफ़ी समय तक मतलब जो जीवन था वो महासागरों तक ही सीमित रहा। धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से और महासागरों की वजह से मतलब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग गई और उसके बाद मतलब जो सिंगल सेल वगैरह मतलब इनकी फॉर्मेशन होने लग गई और इसी तरीके से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, ठीक है।